नमस्कार साथियों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा आपका अपने चैनल जीएस पाठशाला आईएएस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे मॉडल आंसर शीट 2, अर्थात जो हमारा जो टेस्ट 2 था उसके आंसरों को हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं हम। पहले कि कौन कौन से प्रश्न हमने दिए थे, आपको हमारा फॉर्मेट पता ही होगा कि हम 3 फॉर्मेट में प्रश्नों को देते हैं: अति लघुत्तरी प्रश्न, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्नों के अंतर्गत हम 3 प्रश्न देते हैं जो आपको 10 शब्द और एक पंक्ति में लिखने होते हैं। ये प्रश्न थे टेस्ट 2 के कंपनी का शासन, एम.एन. रॉय और महारानी एलिजाबेथ। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्नों को देखते हैं। 50 शब्द और 5-6 पंक्तियों में आपको लिखना होता है। पहला प्रश्न था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा था 1833 का चार्टर अधिनियम। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घोत्तरी प्रश्न जो कि 200 शब्दों में लिखना था और प्रश्न भी बहुत अच्छा था कि कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो इन प्रश्नों के मॉडल आंसर हम देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश शर्मा, सिविल सेवा परीक्षा विशेषज्ञ दोस्तों, और मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ। 3 बार मैंने यूपीएससी मेंस दिया है, 2 बार एमपीपीएससी मेंस दिया है और 1 बार यूपीपीएससी मेंस देने का मुझे अनुभव है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो फॉर्मेट है काफ़ी बेहतर फॉर्मेट है, अनुभव पर आधारित फॉर्मेट है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो बिना मेहनत किए दिया जा रहा हो। पहले हमने खुद के लिए मेहनत की है, तब आपके लिए कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने आंसर लिखकर भेजने हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 88 601 65 602 पर, जहां पर आपकी कॉपियां विशेषज्ञों के द्वारा चेक की जाएंगी। अब हम बात करते हैं आंसर शीट की। सबसे पहले अति लघुत्तरी प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न था कंपनी का शासन। तो आप लिख सकते हैं कि भारत में 1773 से 1858 तक जो पीरियड था वही कंपनी के शासन के रूप में जाना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया दोस्तों कि 3 नंबर के प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलना बहुत ज़रूरी है, आपका लाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सिलेक्ट होंगे, आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी। इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि कंपनी का शासन, वह समय जब कंपनी ने क्या किया, भारत में व्यापार के साथ साथ भारत में शासन भी किया। साथ ही साथ आप देखेंगे ये अवधि थी 1765 से लेकर 1858। आप जानते होंगे 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए थे और तभी से शासन करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आपको पता है कंपनी मेनली व्यापारिक इकाई थी पहले, लेकिन बाद में ये कैसी इकाई बन गई, शासन करने वाली इकाई भी बन गई। तो हमें यही लिखना था। तीसरा फैक्ट इसमें लिखा है कि ब्रिटिश संसद ने इस समय ही कंपनी को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए, अधिनियम भी बनाए। तो इन 3 फैक्टों को अगर आप लिखते हैं तो आपको यकीन मानिए 3 में से 3 नंबर देने के लिए परीक्षक बाध्य हो जाएगा। सबसे कहने की बात दोस्तों, आपको नंबर दिए नहीं जाते, आप नंबरों को छीनते हैं। आप इस तरीके का लिखते हैं मेंस की कॉपी में कि आपको खुद ब खुद नंबर देने के लिए परीक्षा के विवश हो जाए। अब हम बात करते हैं एम.एन. रॉय की। तो दोस्तों, एम.एन. रॉय का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, जब भी शॉर्टकट में किसी का नाम आए तो सबसे पहले तो उसका पूर्ण नाम लिखना चाहिए। फिर हम देखेंगे ये वामपंथी विचारक थे और साथ ही साथ प्रजातंत्रवाद के ये समर्थक भी रहे हैं। वामपंथी विचारक आप जानते ही हैं, जिन्हें लेफ्टिस्ट बोलते हैं। एक तरीके से इनकी जो विचारधारा होती है वो शासन में कुछ बुराइयों के साथ होती है। कहने का मतलब शासन में ये कुछ कमियों को खोजते रहते हैं सुधार के लिए। और तीसरा फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है इनके बारे में, कि 1934 में इन्होंने संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखेंगे दोस्तों तो एक तरीके से आपका प्रश्न का उत्तर काफ़ी अधूरा रह जाएगा। तीसरी टिप्पणी थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। दोस्तों, इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ये लाइन जरूर आनी चाहिए। अगर आप इनके बारे में कई फैक्ट लिख दें और ये वाली लाइन नहीं लिखें तो आपका उत्तर अधूरा माना जाएगा। और साथ ही साथ इन्हें कुंवारी रानी के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन के ये टुडर वंश से संबंधित थी। उस समय टुडर वंश ब्रिटेन पर शासन करता था। तो ये 3 फैक्ट अगर आप महारानी एलिजाबेथ में लिखते हैं तो आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा। चलते हैं लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ, जिसकी शब्द सीमा आपको पता ही है। शब्द सीमा है इसकी 50 शब्द। 50 शब्दों में आपको लिखना है
तो हम देख सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आप लिखेंगे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली चीज आप ध्यान रखें दोस्तों कि 50 शब्दों में लिखना है। तो अब आपका एक एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है। तो जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ये पहला कदम था, और इस अधिनियम के द्वारा भारत में क्या किया गया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये सबसे बेसिक बात है जो आपको सबसे पहले लिखनी चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, पहली दो लाइनें काफी महत्वपूर्ण होती हैं उत्तर की। अगर आपने पहली दो लाइन बहुत अच्छे से लिख दी तो यकीन मानिए आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसके विशेषताओं की तरफ। तो आप देखेंगे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। अगली जो विशेषता है इसकी, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। मतलब मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए। तीसरी प्रमुख विशेषता थी, कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, आप जानते हैं। और चौथी विशेषता है, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, उपहार लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। और पांचवी विशेषता है, जो निदेशक मंडल था जिसे हम इंग्लिश में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, इस पर भी जो ब्रिटेन की संसद था उसका नियंत्रण प्रभावी हो गया। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं हमने ये 5 बातें विशेषताओं के माध्यम से लिखी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे हमने निष्कर्ष को अधूरा छोड़ा है, और पूरी तरीके से ये आपकी समझ पर हमने छोड़ा है कि आप निष्कर्ष में क्या लिखते हैं। दोस्तों मेरा मानना है निष्कर्ष आपको खुद से लिखना चाहिए, बहुत बेहतर निष्कर्ष लिखना चाहिए, और निष्कर्ष मुश्किल से 1 या 2 लाइन में आपको समाप्त कर देना चाहिए। आप भले ही 5 नंबर का प्रश्न लिखें चाहे 11 का लिखें, आपके उत्तर में निष्कर्ष होना ही होना चाहिए। तो हम इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, एक तरीके से नियंत्रण प्रभावी हुआ। एक तरीके से आप कह सकते हैं नियंत्रण प्रभावी हुआ, केंद्रीकरण एक तरीके से हावी होता चला गया। इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। तो आप देखेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम में ये केंद्रीकरण की दिशा में सबसे प्रमुख कदम था। पूरे भारत में आप देखेंगे केंद्रीकरण का ये शीर्ष स्तर कहलाता है। और इसकी विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो वही बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ध्यान रखें भारत का, और ये बने थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नर जनरल को विधायिका संबंधी असीमित अधिकार दे दिए गए कि आप कानून बना सकते हैं, कानूनों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, और ये कैसी बन गई, एक पूर्णतः प्रशासनिक संस्था बन गई, मतलब अब ये व्यापार नहीं करेगी। चौथी विशेषता आप देखेंगे सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता का आयोजन की शुरुआत हुई, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो संस्था थी जो ब्रिटेन में रहती थी उसने इसका विरोध किया, और कुल मिलाकर ये प्रावधान लागू नहीं हो सका। दोस्तों इस तरीके से हमने ये इस प्रश्न में ये बातें डाली हैं, और कुल मिलाकर हम लास्ट में वही देंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको निष्कर्ष देना जरूरी है। निष्कर्ष में आप केंद्रीकरण की बात करें, निष्कर्ष में व्यापार के खत्म होने की बात करें। इसके बाद आता है आपका अंतिम उत्तर जो है, अंतिम प्रश्न दीर्घ उत्तरी, एक कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो आप देखेंगे हमें संवैधानिक विकास पर टिप्पणी करनी है, और आप जानते हैं संवैधानिक विकास का सीधा सा मतलब क्या हुआ, आपका 1773 से लेकर आप देखेंगे आपका 1773 से लेकर 1858 के जो अधिनियम है वो सारे इसमें लिखने हैं। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे जरूरी होता है शुरुआत में कि आप स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए हमने किस तरीके से स्टार्टिंग किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संवैधानिक विकास की प्रक्रिया 1773 से 1858 तक चली, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ हुई और 1853 के चार्टर अधिनियम तक संपन्न हुई। अब आप देखेंगे पहली 3-4 लाइनों में हमने पूरा क्लियर कर दिया कि हम क्या लिखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक और चीज लिखी है कि इस पूरे संवैधानिक विकास जो हुआ था उसके लक्ष्य क्या थे। तो 2 लक्ष्य थे आप जानते हैं, नंबर 1 ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना, और नंबर 2 ब्रिटिश भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव को स्थापित करना। तो ये 2 उद्देश्य थे जो आपको हर अधिनियम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक आपके लिए नोट छोड़ा है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों होता क्या है, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में हमें बहुत सारी सामग्री को बहुत कम शब्दों में समेटना होता है।
तो हमें सबसे पहली चीज शब्द सीमा का पालन करना है। साथ ही साथ इस प्रश्न में हमें सारे अधिनियम की भी चर्चा करना है। मतलब यहाँ पर लेखन सामग्री ज्यादा है तो कोशिश कीजिए आप फ्लो चार्ट का प्रयोग करें। हमने फ्लो चार्ट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी हमें एडिटिंग ज़्यादा करनी पड़ती, लेकिन जितनी भी हमने पॉइंट लिखे हैं आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से ये दर्शाने हैं तो आपका उत्तर बहुत अच्छा माना जाएगा। तो विभिन्न अधिनियम की हम बात करें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लिखेंगे और ये रेगुलेटिंग एक्ट हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं इसलिए यहाँ पर द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर हम देखेंगे 1784 का फिक्स्ड इंडिया एक्ट। इसमें आप जानते हैं कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और एक नई संस्था बनाई गई जिसे बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड, और इस नियंत्रक बोर्ड के माध्यम से द्वैध शासन की स्थापना भारत में हो गई। तीसरा अधिनियम आप देखेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हो सकता है एक आध एक्ट हमने नहीं लिखा हो, कारण यही है कि उनका महत्व बहुत ज्यादा नहीं था। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न लिखना पड़े तो शब्द सीमा में रहते हुए आपको कुछ चीजों को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन वही चीज निगलेक्ट कीजिए जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज को आप नहीं हटा सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कंपनी के व्यापारिक कार्यों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया गया। ध्यान रखें, पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया। कहने का मतलब कंपनी से कहा गया कि अब आपके साथ साथ बाकी लोग भी व्यापार करेंगे, अब आप एकाधिकार नहीं है आपका। दूसरा आप देखेंगे चाय और चीन के साथ कंपनी का व्यापार लगातार चलता रहा और इसका एकाधिकार बना रहा। कहने का मतलब चाय का व्यापार अभी भी कंपनी कर रही थी और चीन के साथ जितना भी व्यापार था वो भी अभी कंपनी के द्वारा किया जा रहा था। तीसरा आप देखेंगे ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके से हमने ये 3 बातें लिखी। अब 1833 का चार्टर अधिनियम भी लिखेंगे जो कि आप लघुत्तरी प्रश्न में देख सकते हैं, हमने अभी वो करवा दिया है। इसके बाद अंतिम अधिनियम आता है जो कि इस समय का अंतिम अधिनियम है कंपनी के समय का, और ये है 1853 का चार्टर अधिनियम। और आप देखेंगे ये अंतिम अधिनियम है। कहने का मतलब चार्टर अधिनियम जितने भी हैं उनमें सबसे अंतिम चार्टर अधिनियम 1853 का चार्टर अधिनियम है। इसकी यदि हम विशेषताओं पर बात करें तो वही थी कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, विधायी कार्य अलग कर दिए गए, प्रशासनिक कार्य अलग कर दिए गए। फिर आप देखेंगे भारत की विधान परिषद के रूप में उस समय लघु संसद का भी गठन हुआ। आप देखेंगे इससे पहले देश में विधान परिषद नहीं होती थी। 1853 के अधिनियम के माध्यम से ये किया गया। तीसरा प्रमुख इसमें देखेंगे सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और इसके लिए हमने एक समिति बनाई, मेकाले समिति। इसके बाद देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की और ये प्रतिनिधि हमने मुंबई से, मद्रास से, मुंबई से और आगरा से लिए। इसमें एक और चीज है बंगाल और लिख लेना, बंगाल से भी लिए। इन 4 जगह से हमने इन प्रतिनिधियों को बुलाया। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है तो दोस्तों निष्कर्ष लिखना तो बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष हमने लिखा है और निष्कर्ष पर आप जरूर ध्यान दें दोस्तों। निष्कर्ष है हमारा कि हम कह सकते हैं कि इन अधिनियमों के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कंपनी पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया और ब्रिटिश संसद की भारत के मामलों में संप्रभुता कैसी हो गई, स्थापित हो गई। तो ये कुल मिलाकर पूरी कहानी एक तरीके से ब्रिटेन की संसद का भारत में अधिकार होने की कहानी है, पूरा टॉपिक। और धीरे धीरे आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद खत्म हो गया यहाँ से, इंडिया से, और ब्रिटेन की संसद हावी हो गई। दोस्तों ये हमने देख लिया। अब आपको हम कुछ जानकारी दे दें कि अगर आप भी डेली प्रश्न लिखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। उस टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली प्रश्न डालते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें आप उन प्रश्नों को हमें रोजाना चेक भी करा सकते हैं। और आप देखेंगे कि व्हाट्सअप नंबर 8861165602 पे आप इन्हें भेज सकते हैं, जहां पर आपकी कॉपियां विशेषज्ञों के माध्यम से चेक की जाएंगी और आपको हम एक विशेष ग्रुप में भी जोड़ेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसके माध्यम से आप अन्य छात्रों की कॉपियां भी वहां पर देख सकते हैं। तीसरा, आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहें दोस्तों, क्योंकि सारे जो मॉडल आंसर का विश्लेषण है जैसे हमने अभी किया वो यहीं पर करवाया जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।